1992 और 2000 के बीच एक क्रूर सीरियल कातिल ने रूस को परेशान किया। ये व्यक्ति अंगार्स्क, इर्कुत्स्क, व्लादिवोस्तोक और साइबेरिया क्षेत्र में अपराध के लिए जाना जाता है। तब तक अज्ञात हमलावर विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था और अक्सर हत्या करने से पहले या बाद में उन पर हिंसक यौन हमले करता था। वो जल्द ही वेयरवुल्फ, अंगार्स्क मैनियाक और बुधवार के हत्यारे के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें से आखिरी नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी पीड़िताओं की लाशें अक्सर बुधवार को ही मिलती थीं। रूसी पुलिस सालों तक अंगार्स्क मैनियाक की पहचान खोजती रही, लेकिन जब अपने लोगों का डीएनए टेस्ट किया तभी सच्चाई सामने आई। हत्यारा मिखाइल पोपकोव नामक एक पूर्व पुलिसकर्मी था जो शादीशुदा पिता था और पुलिस छोड़कर निजी सुरक्षा गार्ड बन गया था। अपने परिवार की अविश्वास के बावजूद इसमें कोई शक नहीं था कि पोपकोव ही वो वेयरवुल्फ था। बाद में उसने 83 पीड़ितों की हत्या करने की बात कबूल की और आज पोपकोव को रूसी इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर माना जाता है। लेकिन पोपकोव असल में है कौन और उसे ऐसी क्रूरता करने के लिए किसने उकसाया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन सवालों और भी बहुत कुछ पर रोशनी डालने का प्रयास करेंगे जब हम मिखाइल पोपकोव, अंगार्स्क के पागल हत्यारे के इस भयानक मामले की पड़ताल करेंगे। मिखाइल विक्टोरोविच पोपकोव का जन्म 7 मार्च 1964 को नारिल्स्क, रूस में हुआ था। पोपकोव के बचपन की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जन्म के बाद उनका परिवार अंगार्स्क गया और उन्होंने बचपन कुछ दादा दादी के साथ बिताया। जब वो आखिरकार अपनी माँ और पिता के साथ फिर से मिला तो उसने पाया कि उसकी एक नवजात बहन है। फिर वो छोटी लड़की से नाराज होने लगी क्योंकि उसे लगता था उसकी बहन को ज्यादा प्यार मिलता है और उसे अनदेखा किया जाता है। पोपकोव ने बाद में दावा किया कि उसकी शराबी मां एंटोनिया ने उसे मीतत किया था। हालांकि मां इन आरोपों से इनकार करती थीं। घर पर झेली गई परेशानियों के बावजूद पोपकोव को एक होशियार छात्र के रूप में जाना जाता था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी मां ने उसे साफ सुथरा और खाना पसंद करने वाला बताया। पोपकोव जिज्ञासु और सीखने को उत्सुक था, लेकिन उसे यह समझने में समय लगा कि वह जीवन में क्या करना चाहता है। शुरुआत में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने सेना के साथ समय बिताया। कुछ समय बाद उसने स्थानीय प्लांट में काम शुरू किया। मेहनत से पदोन्नति पाकर मरम्मतकर्ता से कंप्रेसर ऑपरेटर बन गया। आखिरकार पोपकोव ने कानून प्रवर्तन को सही रास्ता माना। यह फैसला उसने एक पुराने सहपाठी से जो ट्रांसपोर्ट पुलिस में था अचानक मिलने के बाद लिया। पुलिस की ड्यूटी का समय और जिम्मेदारियां ही थीं जिन्होंने पोपकोव को इस नौकरी की ओर आकर्षित किया, जबकि पैसे लगभग बराबर थे। 1987 में 23 साल की उम्र में उसने पुलिस स्टेशन में नौकरी पाई। यह मुख्य रूप से डेस्क जॉब थी जिसमें काफी कागजी काम करना होता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलेना से हुई और उसने उससे शादी कर ली, जो गिरफ्तारी के बाद भी कई साल तक उसके साथ रही। शादी के कुछ साल बाद इस जोड़े की पहली संतान हुई, एक बेटी जिसका नाम एकातेरिना था। एलेना ने भी अपने जीवन के अधिकांश समय पुलिस के लिए काम किया। 2015 में जब पोपकोव को वेयरवुल्फ के रूप में पहचाने जाने के 3 साल बाद एलेना ने उनकी गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप केवल परियों की कहानियां हैं और उसने सजा सुनाए जाने से पहले उनसे मिलकर इस स्थिति पर चर्चा की थी। उसने बताया कि उन्हें पहले से ही पता था कि ये उम्रकैद की सजा होगी। उन्होंने हर बात से इनकार किया। जब कात्या ने पूछा तो उन्होंने कहा, कात्या, ये आरोप परियों की कहानियां हैं। मैं इस सिस्टम में काम कर चुका हूं और इसे अच्छी तरह जानता हूं।
एलेना कहती हैं कि अगर उनके पति में कुछ गलत होता तो वो तलाक ले लेती। हर किसी के अनुसार पोपकोव अपने काम में अच्छे थे और एक प्यारे परिवार वाले इंसान के रूप में देखे जाते थे। अपनी गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरा एक परिवार था। मेरी पत्नी और बेटी मुझे अच्छा पति और पिता मानती थीं, जैसा मैं वास्तव में था। अपने काम पर उन्होंने कहा कि उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी और कभी खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं समझा। पुलिस सेवा में मैंने मेडिकल कमीशन पास किए और फिट रहा। फिर भी पॉपकोव मानेगा कि वह बेरहम हत्यारा था। मेरी दोहरी जिंदगी थी। एक जिंदगी में मैं एक आम इंसान था, अपनी दूसरी जिंदगी में मैंने हत्याएं की जिन्हें मैंने सबसे छुपा कर रखा, ये जानते हुए कि ये एक आपराधिक अपराध है। पड़ोसी और जो लोग परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वे भी उनकी बेहतरीन छवि के बारे में ऐसे ही विचार व्यक्त करते थे। पोपकोव अपना खाली समय पत्नी और बच्चे के साथ बिताते थे और कभी झगड़ों या विवादों में नहीं पड़ते थे। वो न कभी किसी पर अत्याचार करते थे, न ही ज्यादा शराब पीते थे। दोनों की तस्वीरों में वे हमेशा खुश नजर आते थे। लेकिन पोपकोव की जिंदगी की तरह सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। पोपकोव ने अपने अपराधों की शुरुआत 1992 में की थी। 20 साल बाद जब उसे पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि उसने हत्या करना तब शुरू किया जब उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी का एक सहकर्मी के साथ अफेयर चल रहा है। एक रूसी स्रोत के अनुसार ये सब उस रात शुरू हुआ जब वो काम से घर लौटा और उसने अपनी 5 साल की बेटी को घर के पास बाहर पाया। जब उससे पूछा गया कि वो बाहर क्यों है, तो एकातेरिना ने बताया कि उसकी मां और एक अनजान अंकल ने उसे टहलने भेजा था। पोपकोव को जल्द ही उनके घर के एक डस्टबिन में 2 इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम मिले। अपनी शादी के इस विश्वासघात के बावजूद पोपकोव और एलेना साथ रहे। बाद के एक इंटरव्यू में एलेना ने फिर से अपने पति को अपने लिए एक मजबूत और सहायक कंधा बताया। अफेयर पता चलने पर उसने नौकरी छोड़ी और पोपकोव के डिपार्टमेंट में आ गई, जिससे पोपकोव उस पर नजर रख सकें। जनवरी 2017 तक इस रिश्ते की पुष्टि नहीं हुई थी, जब सहकर्मी ने यह स्वीकार किया कि 90 के दशक की शुरुआत में उसका एलेना के साथ एक छोटा सा अफेयर था। बताया गया कि वे किशोरावस्था में डेट कर चुके थे। जांचकर्ताओं के अनुसार पोपकोव ने पत्नी के साथ इसलिए रिश्ता कायम रखा ताकि एकातेरिना की जिंदगी सामान्य रहे। हालांकि अफेयर हत्याओं की अकेली वजह नहीं थी। उसने दावा किया कि वो सड़कों से वेश्याओं को हटाना चाहता था। हालांकि पोपकोव के अधिकांश पीड़ितों का सेक्स वर्क से कोई लेना देना नहीं था। हत्याओं को सही ठहराने की कोशिश में उसने कहा कि पीड़ित वे थीं जो रात में बिना किसी पुरुष के, बिना किसी खास मकसद के सड़कों पर लापरवाही से घूम रही थीं, जो मुझसे बात करने से नहीं डरती थीं, मेरी कार में बैठ जाती थीं और फिर रोमांच की तलाश में मनोरंजन के लिए मेरे साथ शराब पीने और यौन संबंध बनाने के लिए तैयार रहती थीं। उसने पीड़िताओं के व्यवहार को नकारात्मक बताया और कहा, मुझे उन्हें सबक सिखाने की इच्छा थी। वो मानता था कि शादीशुदा या बच्चों वाली महिला को अकेले शराब नहीं पीनी चाहिए और देर रात घर नहीं आना चाहिए। उसने इन महिलाओं को अनैतिक मानकर उनके कार्यों के लिए सजा जरूरी समझी। गौरतलब है कि पॉपकोव की कई पीड़िताएं उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थीं, क्योंकि वह या तो उन्हें लिफ्ट देते समय अपनी पुलिस की वर्दी पहनता था या अपना आईडी बैज दिखाता था। वो पुलिस की गाड़ी भी चलाता था। साथ ही ये भी नहीं लगता कि उसकी पीड़िताएं पॉपकोव के साथ सहमति से संबंध बनाना चाहती थीं, क्योंकि वो एक सीरियल रेपिस्ट था जो जबरदस्ती हमला करता और उनकी पीड़ा का आनंद लेता था। पॉपकोव ने कहा कि उसकी पहली हत्या अचानक हुई। मुझे लगा मैं उस महिला को मारना चाहता हूं जिसे कार में लिफ्ट दे रहा था। लावानगार्डिया के मुताबिक उसकी पहली पीड़िता मां जैसी दिखती थी और नशे में थी, इसी कारण वो शिकार बनी। पॉपकोव की दिनचर्या बहुत साधारण थी। वो अपनी पीड़िताओं को लिफ्ट देने का प्रस्ताव देता था और जैसे ही वे कार में बैठती थीं, वो उनके सिर पर तब तक वार करता था जब तक वे बेहोश नहीं हो जाती थीं। इसके बाद वो उन्हें शहर के किनारे किसी एकांत, अक्सर जंगल वाले इलाके में ले जाता था, जहां वो उनके साथ बर्बरता करता था, उन्हें विकृत करता था और बेरहमी से हमला कर उनकी हत्या कर देता था।
सभी रिपोर्टों के अनुसार पॉपकोव को इस खून खराबे की जरूरत थी क्योंकि उसे इससे यौन उत्तेजना मिलती थी। उसने सभी पीड़िताओं से बलात्कार किया, कुछ की मौत से पहले, कुछ की बाद में, कभी-कभी दोनों ही हालात में। पॉपकोव ने अपराध करते समय कई तरह के हथियार इस्तेमाल किए, किसी एक को नहीं चुना। वह अक्सर पुलिस के जब्त किए गए हथियारों के भंडार से उपकरण हासिल करने के लिए चोरी करता था और अपराध के बाद जिस भी हथियार का इस्तेमाल करता उसे फेंक देता था, लेकिन उससे पहले वह उस पर से अपनी उंगलियों के निशान साफ कर देता था। उसने कहा, हत्या के लिए हथियार चुनना आसान था। मैंने कभी पहले से तैयारी नहीं की। कार में जो था वही इस्तेमाल किया। एक चाकू, एक कुल्हड़ी, एक बैट। चाकू, कुल्हड़ी, बैट, फावड़ा, पेचकस और छेदने वाली सुई उसके पसंदीदा हथियार थे। उसने कभी आग्नेयास्त्र या रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसने फांसी का फंदा इस्तेमाल किया था। उसने इसका भी इनकार किया। पॉपकोव की सबसे चर्चित शिकारों में से एक उसकी बेटी के म्यूजिक स्कूल की टीचर थी। उसने याद किया, उसकी लाश एक और महिला की लाश के साथ जंगल में मिली थी। मेरी बेटी ने अंतिम संस्कार के चंदे के लिए मुझसे पैसे मांगे। पॉपकोव ने खुशी से बेटी को टीचर के अंतिम संस्कार के पैसे दिए, आदर्श, प्यार करने वाले पिता और देखभाल करने वाले इंसान की तरह। असल में वही था जिसने महिला से बेरहमी से बलात्कार कर उसकी हत्या की थी। एक अन्य घटना में पॉपकोव ने याद किया जब उसने अपराध स्थल पर पुलिस पहचान टोकन गिरा दिया था और जांचकर्ता मिलने से पहले तुरंत वापस लेने गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा जिन दो महिलाओं को उसने मारा था उनमें से एक जिंदा थी। उसने ठंडेपन से कहा, मैंने उसे फावड़े से खत्म कर दिया। जांचकर्ताओं ने पॉपकोव की पीड़िताओं का वर्णन किया कि वे भारी शरीर वाली और लंबाई में छोटी थीं, और कुछ समाचार रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया कि ये महिलाएं अक्सर उसकी मां जैसी दिखती थीं। अधिकारियों ने कहा कि वो इन हत्याओं से मां से बदला लेना चाहता था। पहली 29 पीड़िताओं में से जिनकी हत्या उसने की थी, उनमें से 25 की उम्र 19 से 28 साल के बीच थी, जबकि बाकी 4 की उम्र 35 से 40 साल के बीच थी। उसकी पीड़िताएं अक्सर शराब पीने बाहर गई थीं और आंशिक रूप से नशे में थीं। एक विशेषज्ञ ने बताया कि कुछ हत्याएं दूर दराज इलाकों में पॉपकोव के पुलिस छोड़ने और यात्रा करने के कारण हुई। 2013 में साइबेरियन टाइम्स ने पॉपकोव की एक पीड़िता की बहन से बात की थी। 20 वर्षीय तात्याना तान्या मार्टिनोवा 29 अक्टूबर 1998 को अंगार्स्क में अपनी दोस्त यूलिया कोप्रोकोवा के साथ मृत पाई गई थीं। तान्या की बहन विक्टोरिया शागिएवा ने कहा, यह 15 साल पहले हुआ था, लेकिन दर्द कभी जाता नहीं है। मैंने तान्या को कॉन्सर्ट का टिकट दिया था, जिसमें शामिल होने के बाद उसकी हत्या हुई। तान्या की मृत्यु के समय वे विवाहित थीं और उनका एक बच्चा था। उनके पति इगोर को यह पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी इतनी देर तक कॉन्सर्ट में बाहर रहे, लेकिन फिर भी तान्या अपनी करीबी दोस्त यूलिया के साथ वहां गईं। अगली सुबह इगोर ने विक्टोरिया को बताया कि उसकी बहन घर नहीं लौटी। विक्टोरिया बोली, मैं बहुत डर गई थी। यह पहली बार था जब उसने ऐसा नहीं किया। तब मोबाइल फोन नहीं थे। हम सिर्फ यूलिया के माता पिता को कॉल कर सकते थे, सोचते कि शायद तान्या रात वहीं रुकी हो। लेकिन यूलिया के माता पिता ने कहा कि वह भी घर नहीं आई। दोनों युवतियों के परिवार पुलिस के पास गए, लेकिन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 3 दिन इंतजार करने को कहा गया। उसी रात उनका नग्न शव सड़क किनारे मिला। विक्टोरिया को याद है जब उसे पता चला कि उसकी बहन और दोस्त की हत्या हुई है तो वह कितनी हैरान थी। हमें बताया गया कि दोनों के शव पास पास मिले। दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार कर उन्हें काटा और टुकड़े कर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि पहले उनकी हत्या हुई, फिर बलात्कार। मेरे बड़े भाई ओलेग तान्या की पहचान के लिए मुर्दा घर गए। वह बहुत बुरी तरह शत-विक्षत थी। जब वो बाहर आया तो उसका चेहरा हरा पड़ गया था। वो कुछ नहीं बोल सका। मैं अंदर देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि तान्या का शरीर शत-विक्षत कर दिया गया था, लेकिन उसके प्रियजन उसके अंतिम संस्कार में उससे विदाई ले सके, जबकि यूलिया के साथ ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उसका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि उसका खुला ताबूत में अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि दोनों ने कॉन्सर्ट के बाद दोस्तों संग ड्रिंक ली और लौटते वक्त
एक पुलिसकर्मी ने उन्हें लिफ्ट दी। विक्टोरिया ने साइबेरियन टाइम्स को बताया कि उनकी मां तान्या की मौत सहन नहीं कर सकी। उन्होंने बाकी जीवन माध्यमों से संपर्क और जवाब ढूंढने में बिताया और 2007 में 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विक्टोरिया ने कहा, मुझे लगता है कि उनका दिल अब और दर्द सहन नहीं कर सका। तीन महिलाएं जिनकी हत्या करने की कोशिश पोपकोव ने की थी, वे पूर्व पुलिसकर्मी के साथ हुई मुठभेड़ में बचने में कामयाब रहीं। उन महिलाओं में से एक स्वेतलाना मिस्सिएविचुस थीं, जो हमले के समय सिर्फ 17 साल की थीं। उन्होंने पिछले सालों में पोपकोव के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। जनवरी 1998 की एक ठंडी रात में स्वेतलाना दोस्त के घर से एंगास्क लौट रही थीं, जब एक पुलिस वाहन रुका और ड्राइवर पोपकोव ने लिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया। कई लोगों की तरह सुरक्षा का भ्रम होते हुए उस किशोरी ने हां कह दी। उसने कहा, मैंने सोचा पुलिस वाले के साथ जाना सुरक्षित है। मैं सिर से पांव तक बहुत ठंडी हो गई थी, इसलिए मैंने मान लिया। उसे जल्दी एहसास हुआ कि कुछ गलत है। जब पोपकोव घर के आगे से निकला, स्वेतलाना ने पूछा, हम कहां जा रहे हैं? इसके बाद वह किशोरी को सुनसान जंगल में ले गया, उसे कपड़े उतारने को मजबूर किया और सिर पेड़ से टकरा दिया। उसने याद किया कि पोपकोव बार-बार मेरा सिर पेड़ से पटक रहा था और ये यातना खत्म नहीं हो रही थी। स्वेतलाना ने कहा, मैं कांप रही थी। वो मेरा बलात्कार करना चाहता था। वो चुप था और जवाब नहीं दे रहा था। मैं उसके नीचे से रेंग कर बाहर निकली और उसकी कार की तरफ भागी। मुझे उम्मीद थी कि वह कार की चाबी मिल जाएगी, लेकिन मैं असफल रही। उसने मुझे पकड़ लिया और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। चोटिल होने पर भी स्वेतलाना ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। उसने राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कुछ देर बाद 17 साल की लड़की ने पोपकोव की पुलिस कार आते देखी। वह उतरा और उस पर दोबारा हमला कर उसे मरा समझकर छोड़ दिया। स्वेतलाना ने कहा, मुझे याद है, मैं मुर्दा घर में जागी, उठी, बैठी और पास पड़ी लाश के पैर के अंगूठे पर लेबल देखा। बाद में वो अस्पताल में जागी। हालांकि उसकी उम्र 25 साल लिखी गई थी, लेकिन शुक्र है कि थोड़ी ही देर बाद उसकी मां से उसकी मुलाकात हो गई, जो उसके घर न लौटने के बाद से उसे बेतहाशा ढूंढ रही थीं। पोपकोव से सामना होने के बाद स्वेतलाना अपने शरीर के एक तरफ से लकवाग्रस्त हो गई थीं और उसके सिर के लगभग आधे बाल जड़ से उखड़ गए थे। 2018 में बेटे से बात करते हुए स्वेतलाना, जो अब 37 साल की थीं, ने बताया कि जब वो अस्पताल से छुट्टी हुईं, तब तक उनके बाल सफेद हो चुके थे। उसके हमले ने मुझे 7 साल बूढ़ा कर दिया। मैं चल या बोल नहीं सकती थी और सब कुछ फिर से सीखना पड़ा, जिसमें 2-3 महीने लगे। मुझे पहले भी हकलाने की समस्या थी और अब भी है। मेरा दिमाग भी क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर वो नहीं होता तो मेरी जिंदगी सामान्य होती, मेरा परिवार होता और मैंने अच्छे बच्चों को जन्म दिया होता। पोपकोव की एक और जीवित पीड़िता एवेगेनिया प्रोटोसोवा ने भी अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में मीडिया से बात की है। जुलाई 1999 में 18 साल की एवगेनिया और उसका बॉयफ्रेंड डेट के बाद आधी रात रेस्टोरेंट से निकले। उसने इवेगेनिया को अपार्टमेंट चलने को कहा, लेकिन इवेगेनिया ने मना कर दिया और घर छोड़ने को कहा। उसका बॉयफ्रेंड नाराज होकर घर छोड़ने से इनकार कर दिया। एवगेनिया अकेले चल रही थी। स्वेतलाना समेत कई अन्य पीड़ितों की तरह जल्दी ही एक पुलिस कार उसके पास रुकी। पोपकोव ने सामान्य कपड़े पहन रखे थे, पर 18 साल की लड़की को अपना आईडी बैज दिखाकर लिफ्ट देने को कहा। एवगेनिया ने मान लिया। गाड़ी में उसके सिर पर जोरदार वार हुआ। होश आने पर वह खुद को सुनसान जंगल में पोपकोव के सामने पाई। उसने उसे बालों से घसीटकर बेरहमी से पीटा। एवगेनिया ने कहा, मुझे वह चेहरा अब भी याद है। वह जानवर जैसा लग रहा था और मैं बहुत डर गई थी। 18 साल की एवेगेनिया जानती थी कि अगर वह नहीं भागी तो पोपकोव उसे मार देगा। वो किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब रही और अपने हमलावर से भाग गई, लेकिन उसने उसे फिर पकड़ लिया और हमला जारी रखा। उसने बताया कि उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। वो इरकुत्स्क के अस्पताल में जागी। एवगेनिया की जिंदगी पोपकोव से मिलने के बाद सुधर गई। अब उसका अच्छा परिवार है। वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। कई सालों तक अधिकारियों को लगा
कि वे जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो मेटल वर्कर, रेलवे कर्मचारी, ड्राइवर या कब्रिस्तान में काम करता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वेयरवुल्फ उन्हीं में से कोई हो सकता है। यह 2012 में पोपकोव की गिरफ्तारी तक नहीं हुआ। पुलिस बल की सार्वजनिक आलोचना इसलिए हुई क्योंकि बचे लोगों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद स्वेतलाना अपनी मां के साथ पुलिस के पास गईं और उन्हें बताया कि एक पुलिस अधिकारी ने उनसे संपर्क किया और उन पर हमला किया था। 17 साल की स्वेतलाना ने तस्वीर से पॉपकोव की पहचान कर ली थी। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने साइबेरियन टाइम्स को बताया कि उसने उसकी पुष्टि की थी। पुलिस ने स्वेतलाना की बात नहीं मानी क्योंकि पॉपकोव की पत्नी एलेना ने उसके लिए एलिबी दे दिया था। कम से कम 2 मौकों पर पॉपकोव की पत्नी ने तब एलिबी दिया जब उस पर हमले में शामिल होने का शक या आरोप लगा था। दूसरी घटना तब हुई जब पॉपकोव को सिफिलिस हो गया। उसी समय एक नई पीड़िता मिली थी जिसे भी वही बीमारी थी। जांचकर्ताओं को शक होने पर पॉपकोव का डीएनए टेस्ट कर उसके डीएनए की अपराध स्थल के सबूतों से तुलना करनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि एलेना ने दावा किया था कि हत्या के समय उसका पति उसके साथ था। अंगारस्क मैनियाक जांच के आलोचकों का कहना है कि अगर पुलिस पीड़ितों की बात सुनती और सही जांच करती तो मामला शायद जल्दी सुलझ जाता। उनके पास जो कुछ सबूत थे उन पर भरोसा करने के बजाय वे सिर्फ एलेना पोपकोव के बयान पर निर्भर रहे। भले ही भौतिक सबूत कम थे, कुछ अपराध स्थलों से डीएनए सैंपल और उसकी लाड़ा 4X4 के टायर निशान जांच के लिए मिले थे। फिर भी जांचकर्ताओं ने उन्हें बार-बार नजरअंदाज किया। दो दशकों तक वेयरवुल्फ या अंगारस्क मैनियाक की पहचान एक रहस्य बनी रही। 2000 के दशक में जांचकर्ताओं ने पहले नजरअंदाज किए गए डीएनए सैंपल से सीरियल कातिल की पहचान की कोशिश की। हालांकि आपराधिक डाटाबेस में कोई मेल नहीं मिला, लेकिन 2012 में एक जांचकर्ता ने चीजों को करने का एक नया तरीका सुझाया। उसने कहा कि संदिग्ध के डीएनए की तुलना पुलिस अधिकारियों के डीएनए से करें। करीब 3500 नामों से बने डेटाबेस में एक मेल मिला, मिखाइल पोपकोव। अधिकारियों ने यह भी पता लगाया कि पोपकोव के पास हत्याओं के समय एक लाड़ा 4x4 थी, वही गाड़ी जिसके टायर के निशान कई अपराध स्थलों पर मिले थे। इस समय तक पोपकोव 53 साल का हो चुका था। उसने पुलिस बल छोड़ दिया था। ला वांगाडिया के अनुसार उसे बर्खास्त किया गया, जबकि लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड के अनुसार वह 1998 में रिटायर हुआ, जब उसने 2000 में हत्या करना पूरी तरह बंद कर दिया। उसने कहा कि पीड़िता से सिफिलिस होने के बाद उसकी खून की प्यास खत्म हो गई और वो नपुंसकता से जूझ रहा था। उसने कहा, मैंने बीमारी को नजरअंदाज कर खुद ही ठीक करने की कोशिश की। मुझे अस्पताल जाने से डर लगता था और मैंने इसके परिणाम भुगते। मैं नपुंसक बन गया। उसके बाद मेरी बलात्कार और हत्या करने की इच्छा खत्म हो गई। पुलिस छोड़ने के बाद उसने निजी सुरक्षा में काम करना शुरू कर दिया। पोपकोव को 23 जून 2012 को व्लादिवोस्तोक में गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में उस पर 29 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया था। हालांकि उसने इन अपराधों में से सिर्फ 24 की हत्या कबूल की थी। पुलिस के सामने गवाही देते समय और बाद में अदालत में भी उसने एक बार फिर अपने विश्वासों को दोहराया कि वो अपने शहर को अनैतिक महिलाओं से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था, ये दावा करते हुए कि उन सभी को उनके बुरे व्यवहार के लिए सजा मिलनी चाहिए। उसने कहा कि उसने सिर्फ बिगड़ी हुई महिलाओं की ही जान ली। पोपकोव की गिरफ्तारी के बाद कई प्रतिक्रियाएं आईं। विक्टोरिया शागिएवा, तान्या मार्टिनोवा की बहन और पोपकोव की एक पीड़िता ने पहली बार उसे देखने का अनुभव याद किया। वो हैरान रह गई जब उसे याद आया कि उसने उसे बाइथलॉन में देखा था, जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग और राइफल शूटिंग का शीतकालीन खेल है। उसने बताया, मुझे वह लंबा दुबला आदमी याद है जो हमेशा अकेला रहता था और उसकी नजरें फिसलती चंचल थीं। इस दरिंदे ने मेरी बहन की जान ले ली, जिसके सामने इतनी खुशहाल जिंदगी थी। इस बीच जब सर्वाइवर स्वेतलाना मिज़ियोविच अदालत में दाखिल हुईं और एक बार फिर पॉपकोव का सामना किया, तो उन्होंने कहा, मैंने उसे देखते ही दोबारा चलने की ताकत खो दी। उसके पूर्व सहकर्मी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। एक ने कहा,
वो सामान्य इंसान था। उसे बायथलॉन पसंद था। ड्यूटी के दौरान उसने एक बलात्कारी को गिरफ्तार करते वक्त गोली मार दी थी। जांच के बाद उसे सजा नहीं मिली। अधिकारियों ने उसकी कार्रवाई को सही बताया। एक पूर्व सहकर्मी ने कहा, मैंने उसके साथ 5 साल काम किया। वह चुटकुले और कहानियां जानता था और पार्टी की जान बन सकता था। उसकी गिरफ्तारी के समय उसकी बेटी एकातेरिना 26 साल की थी और एक स्कूल टीचर के रूप में काम कर रही थी। ना तो वो और ना ही उसकी मां ये समझ पा रही थीं कि पॉपकोव के बारे में उन्हें क्या बताया जा रहा था। दोनों ने कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन वे जानती थीं कि इतने गंभीर आरोपों के बाद अब अंगार्स्क में नहीं रह सकतीं। एलेना ने पारिवारिक घर बेच दिया और फिर उसने और एकातेरिना दोनों ने अपना उपनाम बदल लिया, इससे पहले कि वे किसी दूसरे शहर में चली जाएं। एलेना ने कहा, मैं उसका समर्थन करती हूँ, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। अगर उसे अभी रिहा कर दिया जाए तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी और हम साथ में रहना जारी रखेंगे। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसका समर्थन करती हूँ। इन वर्षों में उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उसके साथ सुरक्षित थी। एक वरिष्ठ अभियोजक ने बताया कि पोपकोव के दोषी होने के बाद भी दोनों का तलाक नहीं हुआ। उसकी पत्नी ने अपीलें लिखीं और जेल में मिलने की अनुमति मांगी। वे अक्सर मिलते थे। पत्नी ने अपने पति को जांचकर्ताओं के सामने उसके चौंकाने वाले कबूलनामे के बाद भी अस्वीकार नहीं किया है। वे अब भी शादीशुदा हैं। एकातेरिना मानती थी कि उसके पिता के अपराधों के लिए कोई और जिम्मेदार है। एक टीवी इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे इनमें से किसी बात पर विश्वास नहीं है। मैं हमेशा खुद को डैडीज गर्ल महसूस करती थी। 25 साल तक हम दोनों साथ साथ रहे। हम साथ साथ साइकिल चलाते, दुकानों पर जाते और स्कूल से मुझे लेने आते थे। हम दोनों की मॉडल कारें इकट्ठा करने की हॉबी है। उसने कहा कि वो क्रिमिनोलॉजिस्ट बनना चाहती थी और सीरियल किलर्स पर कई किताबें पढ़ती हैं। उसने कहा, मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें जांचकर्ताओं द्वारा सीरियल किलर्स को पकड़ने और हत्यारों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया था। डैडी इन वर्गीकरणों में फिट नहीं होते, ना ही वो सनकी लगते हैं। पोपकोव की मां ने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि वो ऐसे अपराध नहीं कर सकता। एंटोनिया ने कहा, वह अपने परिवार से प्यार करता था, बेटी को मानता था, पोते पोतियों का सपना देखता था। उसने ऐसा नहीं किया होगा। वह हमेशा मेरा बेटा रहेगा। पोपकोव को जनवरी 2015 में 22 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। बाद में उसने कहा कि उसे पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। उसने नहीं सोचा था कि डीएनए में इतनी तरक्की होगी और आज उस पर इतना भरोसा किया जाएगा। उसने कहा, मुझे डीएनए जांच की उम्मीद नहीं थी। मैं पिछले सदी में पैदा हुआ था। अब इतनी आधुनिक तकनीकें और तरीके हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर हम उस स्तर की जेनेटिक जांच तक न पहुंचे होते तो मैं आज यहां न होता। राज्य के जांचकर्ताओं ने यह देखकर हैरानी जताई थी कि कोई भी उसकी क्रूर हमलों से बच पाया। एक अभियोजक ने कहा, उसे साफ तौर पर मारना पसंद था। कुछ पीड़ितों के शरीर पर 145 से 170 तक चाकू के घाव थे। उसने कहा कि चाकू मारते और दर्द महसूस कर उसे संतुष्टि मिलती थी। अभियोजन ने बताया कि पॉपकोव मानसिक रूप से स्वस्थ था और सही गलत में फर्क कर सकता था, बल्कि उसमें हत्या के प्रति एक रोगग्रस्त आकर्षण और लोगों को मारने की सैडिस्टिक आवश्यकता थी। एक अपराध शास्त्री जिसका नाम यूरी एंटोनियन था, जिसने पुलिस जांच के दौरान पॉपकोव का अध्ययन किया, उसने यह भी जोड़ा कि पूर्व पुलिसकर्मी को अपने कृत्यों में आनंद आता था। वह उन्हें अपने जीने का कारण मानता था। हैरानी की बात है कि पॉपकोव ने अपने मुकदमे में कुछ पछतावा दिखाया। हालांकि यह उन बयानों के विपरीत था जो उसने उन महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपनी घृणा के बारे में दिए थे जिन्हें उसने मार डाला था। उसने हत्याओं को सही ठहराने की कोशिश की, यह कहते हुए कि इसमें पीड़ितों की गलती थी, क्योंकि वे अपने पतियों और बच्चों के साथ घर पर रहने के बजाय नशे में घूम रही थीं। इस शुरुआती सजा के बाद अधिकारियों ने जांच जारी रखी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि यह पुष्टि हो गई कि पॉपकोव 59 और मौतों के लिए जिम्मेदार था। दिसंबर 2018 में उसे इन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। वर्तमान में पॉपकोव को 78 हत्याओं और 2 बार हत्या की कोशिश के लिए दोषी ठहराया गया है। उसने 83 हत्याएं कबूली हैं और उस पर और हत्याओं का शक है। जब पूछा गया कितनी महिलाओं और लड़कियों की हत्या की, पॉपकोव ने कहा, मैं ठीक नहीं बता सकता, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। पॉपकोव के दावे के मुताबिक
उसने 2000 के बाद भी हत्याएं करना जारी रखा और कई हत्याएं इसी अवधि में की। पॉपकोव को दोषी पाए जाने पर उच्च सुरक्षा जेल में 2 उम्र कैद की सजा मिली। पिछले साल 2023 में जब ये पता चला कि उसने 3 और महिलाओं की हत्या की है, तो उसे अतिरिक्त 10 साल की सजा दी गई। अक्टूबर 1997 और मार्च 1998 में उसने 2 महिलाओं का गला घोंट दिया। दोनों की उम्र 25 साल थी। उसने इन पीड़िताओं में से एक के शव पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी थी। फिर अक्टूबर 2003 में उसने 31 साल की एक महिला को चाकू मारकर मार डाला। जब उसका शव मिला तो उस पर 40 चाकू के घाव थे। 2023 में पॉपकोव ने कहा कि वो यूक्रेन पर पुतिन के हमले में सेना में शामिल होना चाहते हैं। रूसी अधिकारियों ने 2022 से ही कैदियों को मोर्चे पर लड़ने के लिए बुलाना शुरू कर दिया है और अगर वे 6 महीने तक टिके रहते हैं तो उनकी सजा माफ करने की पेशकश भी की है। मीडिया ने जब सपना पूछा तो पॉपकोव ने सेना में शामिल होने की बात कही। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध कोई कंप्यूटर गेम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पुरानी सैन्य प्रशिक्षण मददगार होगी, चाहे वो 4 दशक पुरानी हो। उनकी बेटी एकातेरिना ने इसके बाद शादी कर ली है और अपने पहले बच्चे, एक बेटे को जन्म दिया है। उनके जन्म से पहले एकातेरिना ने सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त की थी कि उनकी संतान उनके पिता की सन की प्रवृत्ति को विरासत में ले सकती है। 2017 में भी एकातेरिना ने कहा कि वह पिता के दोष सिद्धांतों पर संदेह करती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उनके ऊपर खून या घाव नहीं देखा। उन्होंने कहा, देखिए कसाई कैसे काम करता है, सिर से पांव तक ढका रहता है। क्या महिलाएं खुद चुपचाप लेट गई थीं? मुझे यकीन है कि वे निशान काटने या खरोंच छोड़तीं। आप इसे छुपा नहीं सकते, लेकिन मेरे पिता के शरीर या चेहरे पर कोई संदिग्ध निशान नहीं थे। उन्होंने बताया कि पिता की सजा के बाद उन्होंने मनोवैज्ञानिक सहायता ली और चाहती हैं कि पिता भी पेशेवर मदद लें। उनके सभी अपराधों के बावजूद उन्होंने उन्हें सबसे अच्छे पिता कहा। पॉपकोव के सही इरादों और उन्हें इस जीवन की ओर ले जाने वाले कारणों के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि हम उनके पालन पोषण के बारे में बहुत कम जानते हैं। मनोचिकित्सक अलेक्जेंडर ग्रिशिन ने सुझाव दिया कि एक कथित रूप से अपमानजनक शराबी मां के साथ बड़े होना एक प्रमुख कारण था। समाचार एजेंसियों ने सुझाव दिया कि पॉपकोव ने अपनी मां से कठिन संबंधों के कारण महिलाओं और लड़कियों, खासकर जो उनकी मां जैसी दिखती थीं, के खिलाफ हिंसा की। ग्रिशिन ने यह भी कहा कि पॉपकोव संगठित उन्मादी की श्रेणी में आते हैं। संगठित उन्मादी वे लोग होते हैं जिनकी मानसिक क्षमताएं उच्च होती हैं, सामाजिक रूप से अनुकूलित होते हैं और अक्सर उनके परिवार भी होते हैं। वे ऐसे सुविधाजनक काम ढूंढते हैं जो उन्हें सुरक्षा देता है और अपराध करने के लिए समय भी देता है। ऐसे उन्मादी को पकड़ना और पहचानना बहुत मुश्किल है। पुलिस भर्ती परीक्षाएं भी इसमें पर्याप्त नहीं होती। केवल नशे में महिलाएं उसे आकर्षित करती थीं, शायद बचपन की समस्याओं के कारण। उसकी मां शराब पीती थीं और उससे दुर्व्यवहार करती थीं। ग्रिशिन ने जोड़ा, शायद उसके बचपन में भी महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया होगा। इन सबका असर उसकी वयस्क जिंदगी और व्यवहार पर पड़ा, जिससे भयानक घटनाएं हुईं। यूरोप में महिलाओं की हत्या के सबसे भयानक अपराधियों में एक होने के बावजूद जांचकर्ता मानते हैं कि आने वाले सालों में हालात और बिगड़ सकते हैं। एक पुलिस जांचकर्ता को संदेह है कि पॉपकोव ने 100 से भी ज्यादा, अगर उससे भी ज्यादा नहीं तो लगभग 200 अपराध किए हैं। कई लोगों के अनुसार पॉपकोव हत्याओं का खुलासा केवल अपने फायदे के लिए करता है और अभी और भी कबूलनामे छुपा रहा है, सही मौके का इंतजार कर रहा है।